का विषय होगा हमारा भारत का भौगोलिक विस्तार पर आधारित एमसीक्यूज। चले दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। देखिए, भारत की भौगोलिक अवस्थिति पर आधारित एमसीक्यूज होगा और आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ये आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू एंसेंट इंडियन जियोग्राफिकल बिलीफ, इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ विच आइलैंड? मतलब प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का अंग था, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है पुष्कर द्वीप, पुष्कर आइलैंड, जम्बो आइलैंड, ग्लास आइलैंड या आपका कुश आइलैंड। ये हिंदी में बात करें तो पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, ग्लास द्वीप या आपका कुश द्वीप। आप लोगों के पास हैं केवल 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। चलिए दोस्तों, अब मैं इसको बताता हूं आपको कि क्या होगा इसका राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर होगा जम्मू द्वीप। देखिए, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करेंगे प्राचीनतम दृष्टि से, तो आपका क्या होगा? जम्मू द्वीप। क्योंकि भारत को हिंदू धर्म ग्रंथों में जम्मू द्वीप के नाम से भी पुकारा जाता था। हालांकि जम्मू द्वीप नाम का एक स्थल भी है जो आपका मेरठ, जहां से भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति का उदयकर्ता जिसको माना जाता है, उसी मेरठ में एक क्षेत्र पड़ता है हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में है आपका जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप के नाम से भारतवर्ष को भी जाना जाता था। तो ये हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इन विच लैंग्वेज वाज द वर्ड इंडिया फर्स्ट यूज्ड फॉर इंडिया? मीन्स यानी भारत में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, ये आपको बताना है। उर्दू, यहूदी, फारसी या अरबी? उर्दू, ग्रीक, पार्सियन या अरबिक? यानी वो कौन से लोग थे जिन्होंने भारत को भारत ना कह के इंडिया कह दिया था? क्योंकि इंडिया क्यों कहा था? क्योंकि भारत से होकर बहने वाली एक नदी जिसको सिंधु नदी कहा जाता था, जिसको अरबिक लैंग्वेज में हिंदू नदी कहा गया, और वहाँ जो दूसरे कंट्री के लोग थे उन्होंने इसको इंडस नदी कहा और वहाँ के लोगों को इंडिया कह दिया। तो वहाँ के लोगों को इंडिया कह दिया। तो दोस्तों, इसी शब्द को किसने दिया था? इस शब्द को दिया था, इस शब्द को दिया था यहूदियों ने, मतलब ग्रीक देश के वासियों ने, ग्रीस देश के वासियों ने, ग्रीक लैंग्वेज वालों ने। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है कौन सी? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास कंटिन्यू ली है तो आपको ज्ञात होगा, आपको पता होगा, आपको मालूम होगा कि मैंने इसका वास्तव में आंसर क्या बताया था। देखिए, पूछा है दक्षिणी सीमा। क्या पूछा है? दक्षिणी सीमा। जब कभी दक्षिणी सीमा की बात आए तो आंसर होगा ये वाला, ये आती है तो होगी आपकी दक्षिणी। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले दक्षिणतम सीमा, दक्षिणतम या सुदूर करके पूछ ले, सुदूर मतलब सबसे ज़्यादा दूर, तो आंसर क्या होगा आपका? 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अभी आंसर क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़े आगे। भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है कहाँ पर? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या केवल 82.5 डिग्री, चाहे किधर भी ले लो। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अगर आपने मेरी अगर थ्योरेटिकल वाली क्लास देखी नहीं देखिए तो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि भारत का जो मानक समय लिया गया है, देखिए भारत का जो मानक समय लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, उस बात को समझें। ये आपका इंडिया की मैप है। देखो जी,
ये आपका भारत है। भारत में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय मानक समय। अब भारतीय मानक समय को देखना कैसे, इस बात को समझे। भारतीय की जो मानक समय रेखा है ना, वो यहाँ से होकर गुजरती है। कलर चेंज कर लें। भारत की मानक समय ये वाली है। लेकिन अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखूं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जो बसा हुआ है वो कहाँ पर है, यहाँ पर बसा हुआ है। ये भारत मान लीजिएगा। तो यहाँ जो ये मानक समय गुजरती है, इसके बारे में आपसे पूछा है, वो कौन सी है, 82.5 डिग्री। कौन सी है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अब अगर एक बात आपसे यहाँ से एक और मिलती जुलती पूछ ले कि 82.5 डिग्री रेखा और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा के मध्य कितने डिग्री का अंतर पाया जाता है, तो 82.5 डिग्री। कितने घंटे का अंतर पाया जाता है, तो आप लोगों को मैंने बताया था, क्या बताया था भाई, ये जो देशांतरी रेखाएं होती हैं, ये वाली जो रेखा है, खरबूजे वाली रेखा है जी, खरबूजा खाया नहीं खाया कभी, तो खरबूजे वाले रेखा, इन दोनों के बीच में ये जो अंतर पाया जाता है ये वाला, ये होता है 4 मिनट का। ठीक है। अब 82.5 4 गुणा कर लेना कितना, 4 मिनट, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। हाँ भाई, देखिए, पश्चिमी देशांतर पर भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, यानी द ऑथेंटिक टाइम ऑफ इंडिया एट वेस्ट देशांतर इन द लोकल टाइम ऑफ द पीपल प्लेस विच इज लोकेटेड नियर दिल्ली, नियर कोलकाता, नियर इलाहाबाद, नियर भोपाल। बताइए, नियर भोपाल होगा या क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि वो कहाँ से गुजरती है, आपके इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद। इलाहाबाद का एक क्षेत्र है नैनी, ठीक है, जिसको किस नाम से पुकारा जाता है, मिर्ज़ापुर के नाम से भी पुकारा जाता है। और मिर्ज़ापुर को आप में से कौन नहीं जानता होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर लिखा होता है, मुस्कुराइए आप भारत की मानक समय रेखा पर खड़े हैं। तो इलाहाबाद से होकर, इलाहाबाद के पास जो नैनी क्षेत्र है वहाँ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय अंतरित है। मतलब भारत के मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के बीच जो अंतर पाया जाता है वो कितना अंतर पाया जाता है, ये आपको बताना है। 5.5 घंटे का, 6 घंटे 35 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट या 4 घंटे 40 मिनट। अब आपको मैंने बताया, आप लोग कैसे समझेंगे, आप लोग ऐसे समझेंगे जैसे मैं समझाऊंगा। अब मैं कैसे समझाऊंगा, देखो इधर, मैंने भी आपको बताया कि 2 देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। अब ये देशांतर, ये 0 डिग्री रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा, और ये आपकी 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री को अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना बैठेगा, 330 मिनट। 330 मिनट को अगर हम भाग करेंगे, 330 को अगर हम भाग करते हैं कितने से, 60 से, क्यों घंटे में बदलना है, तो कितना हो जाएगा 5.5, ये कह सकते हैं 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा और भारत की मानक समय रेखा में कितने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का। कितने घंटे का अंतर है भाई, 5.5 घंटे का अंतर है। तो आप लोग आंसर करेंगे 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। बढ़े आगे। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, आपसे पूछा क्या है। देखिए, भारत का जो दक्षिणी ध्रुव है उसकी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है आपको पूछा। देखिए, ये आपकी भूमध्य रेखा होगी और ये आपका भारत होगा। तो ये पूछा, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है ये पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, 776 किलोमीटर, 867, 876 और
16 किलोमीटर। अगर मैं वास्तविकता की बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है ये है आपकी 876 किलोमीटर दूरी पर है भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा के उत्तर में। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है भाई, बड़े आगे देखिए, भारत की स्थायी सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थायी सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थायी सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516.16 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर या 14200 किलोमीटर। देखिए पूछ रहा है स्थलीय सीमा, लेकिन स्थलीय सीमा 6100 किलोमीटर, तो आंसर गलत है। 6100 किलोमीटर आंसर गलत है भैया। 7516.16 ये भी आंसर गलत है, क्योंकि तो तटीय सीमा, ये भी तटीय सीमा है। 3200 कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन 14200 आंसर 14200 भी नहीं है। आंसर 14200 भी नहीं है, लेकिन ये लंब संब में है, मतलब लगभग में है। लगभग में है, वास्तव में क्या है? 15200 किलोमीटर। 15200 किलोमीटर की वह सीमा रेखा है जो भारत किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा करता है, अपने साथ पड़ोसी मुल्कों के साथ करता है। ठीक है, समझ बात आई? बढ़े आगे, चलिए। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? पूछ रहा है द्वीपों सहित। अगर द्वीपों से अलग भी पूछ सकता है, कई बार द्वीपों सहित या द्वीपों से अलग ये बात ना भी कहे तो आपको पहचानना है कि पूछा क्या है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो तट रेखा है, देखिए भारत की जो तट रेखा है ना, भारत की तटीय रेखा, अभी तो मैंने स्थलीय तटीय रेखा दो प्रकार की है। एक तो वो जो भारत की मुख्य भूमि की है, मुख्य भूमि की, दूसरी आपकी द्वीपों की। ठीक है, मुख्य भूमि की कैसे? यानी ये वाली जो सीमा है ये मुख्य भूमि की सीमा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों द्वीपों की कैसी होगी? जैसे ये द्वीप हैं, ये द्वीप हैं, ये द्वीप हैं, ये द्वीप हैं, ये आपकी कैसी होगी? इसके जो ये बाहर की जो सीमा रेखा है, ये जो सीमा रेखा है ना, ये आपकी द्वीपों की है और ये आपकी मुख्य भूमि की है। जो मुख्य भूमि की है वो तो है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। और ये है 1416.6 किलोमीटर। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो हमारी कितनी आ जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। और आपसे पूछा क्या है? कुल ही तो पूछा है आपसे, कुल ही तो पूछा है। जब आपसे कुल पूछा है तो आंसर क्या करोगे? कुल के आधार पे तो करोगे। कुल के आधार पे आंसर क्या होगा हमारा? स्थलीय सीमा, अच्छा तटीय सीमा पूछा है तो 7516.6 किलोमीटर, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन क्या होगा आपका? बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको दी जाने वाली जानकारी अच्छी लग रही है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बताइएगा। 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या 3412 किलोमीटर। 3412 किलोमीटर। देखिए भारत की दो प्रकार की लंबाइयाँ हैं। ये आपके उत्तर यहीं देख लीजिएगा। भारत की जो है दो प्रकार की लंबाइयाँ हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे। ये तो आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है।
ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई पूछी है। जब हम पूरब से पश्चिम तक की लंबाई देखेंगे तो हमारी कितनी होगी भाई? 2933 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन जब बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की तो कितनी होगी? 3214 किलोमीटर। पूछा क्या है? पूछा है हमसे भारत के उत्तर से दक्षिण तक। उत्तर से दक्षिण तक की बात करें तो आंसर आएगा आपका 3214 किलोमीटर। कितना आएगा? 3214 किलोमीटर, ठीक है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, अभी मैंने आपको बताया कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो आपकी है 2933 किलोमीटर। कितनी है भाई? 2933 किलोमीटर। आगे बढ़े, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी? अब देखो यहाँ पर तट रेखा की कुल लंबाई नहीं पूछा। जब तक कुल ना कहा जाए, जब तक तट और द्वीपों सहित ना कहा जाए, तब तक आपको मुख्य भूमि की लगानी है, अदरवाइज आप दिक्कत कर जाओगे, आप लोगों के साथ समस्या हो जाएगी। तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कई बार इसका आंसर 7516 भी दे सकता है, लेकिन आप लोगों को आंसर क्या लगाना है? 6100 किलोमीटर। कहे द्वीपों सहित तो द्वीपों सहित कहे तो 7516 किलोमीटर, ठीक है। बढ़े आगे, भारत का क्षेत्र विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कैसा है? यानी भारत का जो एरिया है वो विश्व के कुल भौगोलिक एरिया का कितना है, ये आपसे पूछा है। देखिए 2.2%, 2.4%, 2.8%, 3.2। एक्चुअल में जो भारत का प्रतिशत है वो 2.43% है। कितना है? 2.43%। अब कहीं पर भी पॉइंट के बाद जो संख्या है वो सिंगुलर दी है तो हम इसको क्या मानेंगे? बी वाले ऑप्शन को बिल्कुल सही मानेंगे, यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ओके। बढ़े आगे, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्वर्ती क्षेत्र में आता है? बताइए कितना है? 10.10, 18.6, 27.7 या 43.0। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र समुद्री तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में आता है, ये आपको बताना है। तो पर्वतीय क्षेत्र पूछा है। किसमें पूछा है? पर्वतीय क्षेत्र। अगर आपसे पठार पर्वतीय क्षेत्र दोनों पूछता तो अलग होता, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा 10%। कितना होगा? 10%। बढ़े आगे, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां दोनों हैं? संपूर्ण भाग पर पर्वत और पहाड़ियां दोनों हैं। देखिए 43% तो आपको क्या मिलेगा? भाग मैदान। 10% पर्वत बता दिया मैंने आपको। पहाड़ी और पर्वत दोनों की बात अगर आपसे पूछ ली जाए, पहाड़ी और पर्वत दोनों की आपसे बात पूछ ली जाए तो आपका क्या होगा? आपका हो जाएगा 18.6%। क्या हो जाएगा? 18.6%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पठार का विस्तार कितने भाग पर पाया जाता है? तो पठार आपसे पूछ लिया जाए तो पठार होगा भैया आपका 27.7%। 27.7% पठार का विस्तार पाया जाता है। लेकिन जब पूछ लिया जाए मैदान तो मैदान आपका हो जाएगा 43। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो मैदान का विस्तार मैंने अभी आपको बताया, तो मैदान क्या होगा? 43 दशमलव कुछ प्रतिशत है, हालांकि इसमें 43 दिया है तो ये भी आंसर आपका क्या है? सही है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी पर है? समुद्री तट से समुद्र मील की दूरी पर पूछा है। 12 मील, 24 मील, 111 मील या 200 मील। देखिए भारत की प्रादेशिक जल सीमा क्या होती है, कैसी होती हैं, थोड़ा सा इसको समझ लो आप। ये आपका भारत है, अब क्या है, समुद्र में हमने इसको सीधा करने के लिए एक रेखा खींच दी।
अब इसके अंदर जो ये जल बचा, ये तो आपका हो गया आंतरिक जल। क्या हो गया? आंतरिक जल। यहां से 12 किलोमीटर की 12 नॉटिकल मील की दूरी पर, 12 नॉटिकल, ये कौन सी है? प्रादेशिक सीमा। कौन सी भैया? प्रादेशिक सीमा। इससे आगे चलोगे, यहां से 24 नॉटिकल मील, ये आपकी होगी संलग्न सीमा। और यहाँ से यहाँ अगर चलोगे, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक 200 तक, तो आपकी हो जाएगी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये आपकी होगी। प्रादेशिक सीमा पूछे तो प्रादेशिक क्या होगा? 12 आंसर होगा। प्रादेशिक क्या होगा? ये इसका 12 आंसर होगा। प्रादेशिक में 12 आंसर आ जाएगा आपका। भारत का संलग्न क्षेत्र कंटिन्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है? देखिए यहां पर कंफ्यूज हो जाएगी। ये पूछ रहा है कि प्रादेशिक सीमा से आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है। अब यार एक बात बताओ आप, इससे आगे तो मात्र 12 नॉटिकल मील है। अगर भाई 12 तो हैं, लेकिन आंसर दोनों को जोड़े तो 24 आएगा। अब देखो पूछा है प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है, तो आंसर आना चाहिए 12। क्या आंसर आना चाहिए? 12। लेकिन एग्जामिनर ने इसका आंसर दे रखा था 24। आंसर मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। पूछ ले आधार रेखा से। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, ये वाली जो रेखा है ये आपकी आधार रेखा है। आधार कार्ड वाली रेखा नहीं है भैया, ये आधार कार्ड वाली रेखा नहीं है, कभी इसमें परेशान हो जाओ बड़े भाई। चलिए, भारत का एक आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है? देखिए संलग्न क्षेत्र के आगे, संलग्न क्षेत्र के आगे, अब संलग्न क्षेत्र ठहरा ये वाला, इससे आगे कितना होना चाहिए? 24 ये कट गया तो कितना होना चाहिए? 176। 176। अब 176 कहीं ऑप्शन में नहीं है। जब 176 कहीं ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? उसके लगभग 200 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 200 लगाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? 200 हो जाएगा। बढ़े आगे। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की सीमाओं कितनी है? मतलब कितने राज्य ऐसे हैं जो भारत के जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं? तो समुद्र के साथ सीमा से, देखिए अगर आपसे पूछ ले भारत के अंदर कर्क रेखा पर उपस्थित, तो आप लोग कर्क रेखा और समुद्र तट सीमा को लेकर कंफ्यूज होते हैं। आप लोगों का आंसर देते हो तो 8, आप लोग आंसर करते हो सर 8 होगा, ये आंसर क्या होता है? गलत। सही क्या होगा? 9। भारत के तटीय रेखा को जो सीमा है ना वो क्या है? 9 है। बड़े आगे। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, जो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है वो कौन सा है? ऐसा राज्य जिसकी समुद्र तट की रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। तो सबसे ज़्यादा लंबी रेखा किसकी है? आपकी गुजरात की है। किसकी है भैया? गुजरात की है। उसी गुजरात की जहाँ से हमारे नरेंद्र मोदी जी संपर्क रखते हैं, या उसी गुजरात से जहाँ के गुजरात के शिव के महामंदिर को महमूद गजनवी ने 1024 में लूट लिया था। उसी गुजरात में जहाँ के लोग भारत को लूट खसुट कर विदेश में भाग गए हैं। हम बात कर रहे हैं उसी गुजरात के बारे में जहाँ कच्छ क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, और हम बात कर रहे हैं उसी गुजरात के बारे में जहाँ भारत के वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन निवास करते हैं। चलिए बढ़े आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इनमें बताओ। नेक्स्ट महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? देखिए महाराष्ट्र नहीं है, नेक्स्ट केरला नहीं है, तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश वो राज्य है जो गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाने वाला राज्य हो जाता है। आप में से कुछ महानुभाव ये सोच रहे होंगे सर आंध्र प्रदेश में कट के तो तेलंगाना बन गया, तो अब तो छोटी हो जानी चाहिए। अरे तेलंगाना अंदर की तरफ से बना, उसने समुद्र सीमा रेखा के साथ कोई छेड़खानी नहीं करने दी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के ठीक बीचों बीच, भारत के पेट से होकर गुजरने वाली कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। भारत के कर्क रेखा कहाँ पर पड़ती है? ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। आगे बढ़े। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपसे पूछ ले तटीय सीमा रेखा राज्यों की तो कुल राज्य होंगे 9, लेकिन पूछ ले कि भारत की कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो हो जाएगा आपका 8। और आपको याद होगा मित्र पर गमछा झार, क्या होगा? एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, मित्र पर गमछा झार। तो मी से मिजोरम, तिर से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रे से राजस्थान, गे से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी पूरे 8 राज्य हो गए। बात समझ में आ रही है भाई? चलिए भाई आज की इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करूंगा। नहीं अभी चलो आगे आगे देखते हैं, फिर कुछ हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे नहीं होकर गुजरती है? मित्र पर गमछा झार, रात तो आ रहा था तो इसमें से भी होकर गुजरती है, आंसर नहीं हो सकता भाई ऐसे, ये आंसर नहीं है। पश्चिम बंगाल से तो गुजरती है, ये भी आंसर नहीं है। गुजरात से गुजरती है, आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा। उड़ीसा साउथ वाले क्षेत्र में पड़ जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए कर्क रेखा उससे होकर गुजरने वाली रेखा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं? बताइए, कर्क रेखा कौन से गुजरती है? झारखंड, बिहार, सिक्किम या उत्तराखंड? झारखंड से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड नहीं। ये न तीनों राज्य से नहीं गुजरती, गुजरती है कहाँ से? झारखंड से। मित्र पर गमछा झार, झार मतलब झारखंड, मैंने अभी आपको लिखवाया था। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। कैप कैमोरिन, इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन। क्यों? बहुत से आंसर करा दोगे इंदिरा पॉइंट और ये मिलियन, ये नहीं है। क्यों? अगर आपसे पूछ ले जाए ये वाला पॉइंट तो आंसर होगा आपका कैमरिन। अगर आपसे पूछ ले जाए यहाँ वाला तो आपका इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर आएगा? कैप कैमोरिन। बढ़े आगे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, अब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा है तो अब आप आंसर करोगे इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, सबसे जो मुख्य भूमिका कैमरिन है और कन्याकुमारी भी है, लेकिन सबसे दक्षिणी पूछ लिया, ये आपका इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है। कितने डिग्री पर पड़ता है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है। ठीक है भाई। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है ये भी आपको बताना है। तो इंदिरा पॉइंट का जो असली नाम है, असली मतलब दूसरा, पार्शियल पॉइंट है, हाँ है। लाइचिंग है, पिगमेल पॉइंट है, हाँ है। अरे गुरुजी ये तो सारे ही है, सारे तो ये सभी लगा दो ना, सारे हैं तो ये सभी आंसर लगा दो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास टाइम है। देखिए इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है? कैप कैमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। देखिए
भूमध्य रेखा के उत्तर में ही, सारे उत्तर में स्थित है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित नहीं है? भाई इसमें पूछना चाहिए सर, नहीं है। तो कैप की मोरिन ये भी है, रामेश्वरम ये भी है, इंदिरा पॉइंट ये भी है। जब ये तो आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? तो भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी भाग आप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होगा? आपका इंदिरा कौल, जो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर पड़ता है ये इंदिरा कौल। ठीक है भाई, इंदिरा कौल यहाँ पर पड़ेगा। बढ़ते आगे। भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान पॉइंट, दक्षिणतम स्थान पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बताइए भाई कहाँ स्थित है? केरला, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भैया यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होगा। भारत का दक्षिणतम पूछा है, सबसे नीचे वाला। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? बताइए, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पम्बन द्वीप, पम्बन एसएमएस, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। 10 या 9 का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ आंसर कैंसिल हो जाएंगे। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, पाक जल डमरू। पम्बन ब्रिज, पम्बन ब्रिज इसमें आंसर हो सकता था, लेकिन इससे सटीक आंसर आपका पाक जल संधि। ठीक है भाई, बढ़ते आगे। आदम का पुल यानी आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल मतलब एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज आपका भारत और श्रीलंका के, भारत और श्रीलंका के मध्य आपका क्या है? आदम का पुल। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन। 10 डिग्री चैनल एसन वीक बीच स्थित है छोटा अंडमान और बड़े अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार, छोटा निकोबार और कार निकोबार, या छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार। दोस्तों इस क्वेश्चन को करिएगा आप होमवर्क के तौर पे। आप लोग इसका क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, जो भी आपको आंसर लगे कमेंट बॉक्स में करना। बाकी आप लोगों से मिलेंगे लाइव क्लास में। दोस्तों अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।